तो आज हम विवाह के लिए मतलब कुंडली मिलान की दुनिया में एक गहरी छानबीन करने जा रहे हैं। हमारे पास के जोशी और के राव की किताब कुंडली मिलान के कुछ बहुत ही दिलचस्प अंश है। हाँ, और ये किताब कुछ ऐसी बातें सामने रखती है जो शायद बहुत लोगों को चौंका देंगी। बिल्कुल। जब भी हम कुंडली मिलान के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहले दिमाग में क्या आता है? वही 36 गुण। हाँ, 36 गुणों वाला स्कोर कार्ड। 18 से ऊपर है तो ठीक है, और 25 से ऊपर है तो बहुत ही अच्छा। बस। लेकिन ये किताब कहती है कि ये पूरी प्रक्रिया इस स्कोर से कहीं ज्यादा गहरी और जटिल है। तो चलिए आज इस विषय की परतों को खोलते हैं। जरूर। इस किताब की सबसे दिलचस्प बात मेरे हिसाब से ये है कि ये किसी नियम या तकनीक से शुरू नहीं होती। अच्छा। ये शुरू होती है ज्योतिष के एक सबसे क्या कहते हैं बुनियादी सवाल से। भाग्य बनाम कर्म। बिल्कुल, डेस्टिनी वर्सेस फ्री विल। किताब में महाभारत के एक श्लोक का जिक्र है जिसका सार ये है कि ग्रह और नक्षत्र जो हैं वो केवल शुभ और अशुभ का संकेत देते हैं। सिर्फ संकेत। हाँ, वो किसी के कर्मों का कारण नहीं बनते। सब कुछ अंत में व्यक्ति के अपने कर्मों पर ही आधारित है। अच्छा, तो मतलब ज्योतिष एक तरह का मौसम का पूर्वानुमान है। हाँ, कह सकते हैं। ये खुद बारिश नहीं कराता, ये बस बताता है कि भाई छाता लेकर निकलना समझदारी होगी या नहीं। बिल्कुल सही कहा। ये गाड़ी नहीं चला रहा, बस हमें सड़क का नक्शा दिखा रहा है। और इसी विचार पर आधारित किताब एक बहुत ही व्यवहारिक सलाह देती है। क्या? वो कहते हैं कि शादी से पहले एक अच्छा साथी खोजने के लिए अपनी पूरी इच्छा शक्ति और मेहनत लगा दो, जैसे कि सब कुछ तुम्हारे ही हाथ में हो। और शादी के बाद? और शादी के बाद जो भी साथी मिला है उसे अपना भाग्य मानकर पूरी तरह से स्वीकार करो और रिश्ते को निभाने की कोशिश करो। वाह, ये तो कर्म और भाग्य के बीच एक बहुत ही खूबसूरत संतुलन है ना? ये मानसिकता ही मतलब पूरी प्रक्रिया को बदल देती है। और इसी से जुड़ी एक और बात जो किताब में है वो ये कि ज्योतिष कोई सीधा साधा विज्ञान नहीं है। मतलब 2+2 हमेशा 4 ही होगा, ऐसा नहीं है। हाँ, जैसे ये कहना कि 7वें घर में मंगल है तो जीवन साथी की हानि होगी, ये एक बहुत ही अधूरा बयान है। हाँ, और यहीं पर वो देश, काल और पात्र का सिद्धांत बहुत जरूरी हो जाता है। देश, काल और पात्र। हाँ, मतलब जगह, समय और व्यक्ति। बिल्कुल। किसी भी ज्योतिषीय योग का फल इस बात पर निर्भर करता है कि वो किस जगह, किस समय और किस व्यक्ति पर लागू हो रहा है। किताब में इसका एक बहुत ही शानदार उदाहरण है। बताइए। मान लीजिए किसी व्यक्ति की कुंडली में 70 साल की उम्र में 7वें घर के स्वामी की दशा आती है। ठीक है। एक पारंपरिक भारतीय व्यक्ति के लिए इसका फल हो सकता है कि वो महामृत्युंजय मंत्र का जाप शुरू कर दे। अच्छा, अध्यात्म की तरफ। हाँ, वहीं एक 70 साल के अमेरिकी व्यक्ति के लिए, जिसके समाज में देर से शादी करना आम बात है, उसी दशा का फल ये हो सकता है कि वो शादी करके घर बसा ले। एक मिनट, ये तो बहुत ही बड़ा अंतर है ना? मतलब एक ही ग्रह स्थिति एक व्यक्ति को पूजा पाठ की ओर ले जा रही है और दूसरे को शादी की ओर। हाँ, ये तो ज्योतिष को बहुत ही व्यक्तिपरक बना देता है। फिर कोई ज्योतिषी सटीकता का दावा कैसे कर सकता है? ये बहुत जरूरी सवाल है और इसका जवाब है कि ये व्यक्तिपरक नहीं बल्कि संदर्भ संवेदनशील है, कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव। अच्छा। अच्छे ज्योतिषी सिर्फ ग्रह नहीं देखते, वो व्यक्ति की सामाजिक, सांस्कृतिक और व्यक्तिगत पृष्ठभूमि को भी समझते हैं। और इसीलिए ये किताब सिर्फ गुण मिलान से आगे बढ़कर कुंडली विश्लेषण के लिए एक 5 चरणीय ढांचा देती है। 5 कदम? मुझे तो लगता था कि ये बस गुण मिलाने तक ही सीमित है। ये तो एक पूरी डायग्नोस्टिक प्रक्रिया जैसी लग रही है। हाँ, एक तरह से। तो सबसे पहला कदम क्या है? सबसे पहला कदम है दोनों की कुंडलियों को अलग अलग देखना। मतलब मिलान से पहले? हाँ, मिलान से पहले लड़के की कुंडली में विवाह, सुख और आयु के क्या योग है और लड़की की कुंडली में क्या है। ये तो बहुत तार्किक बात है। क्योंकि अगर किसी एक की व्यक्तिगत कुंडली में ही वैवाहिक सुख का गंभीर अभाव है तो फिर दुनिया की सबसे अच्छी कुंडली से मिलान भी उस रिश्ते को नहीं बचा सकता। बिल्कुल। पहले ये देखो कि दोनों गाड़ियां अपने आप में ठीक है या नहीं। दूसरा कदम? दूसरा कदम वो है जिसे सब जानते हैं, चंद्रमा पर आधारित पारंपरिक अष्टकूट मिलान, यानी वो 36 गुण वाला सिस्टम। हाँ, वर्ण, वश्य, तारा, योनि वगैरह। और तीसरा? तीसरा है
ग्रहों की स्थिति के आधार पर मिलान, जिसे भाव मिलान कहते हैं, ये ज्यादा गहरा विश्लेषण है। अच्छा। चौथा कदम कुछ अन्य कारक है, और पांचवा जो शायद सबसे महत्वपूर्ण है वो है शादी के बाद आने वाली दशाओं का विश्लेषण। ठीक है, तो इस ढांचे को ध्यान में रखते हुए चलिए उस दूसरे कदम पर वापस आते हैं। 36 गुण। इसमें कुछ बड़ी दिलचस्प चीजें हैं, जैसे योनि मिलान, जिसमें नक्षत्रों को जानवरों के स्वभाव से जोड़ा जाता है। हाँ, जैसे घोड़ा, भैंस, शेर, हाथी। या फिर गण मिलान, जो स्वभाव को देव, मानव और राक्षस में बांटता है। हाँ। सुनने में तो ये सब बहुत व्यवस्थित लगता है, लेकिन आपने कहा कि ये किताब शोध पर आधारित है, तो क्या उन्होंने इन तरीकों का परीक्षण किया? हाँ, और यहीं पर चीजें बहुत दिलचस्प हो जाती हैं। कैसे? किताब के लिए एक शोध किया गया जिसमें 88 जोड़ों को शामिल किया गया। ठीक है। इनमें से 46 की शादीशुदा जिंदगी अशांत थी और 42 की खुशहाल। लगभग बराबर। हाँ, और फिर शोधकर्ताओं ने पीछे जाकर उनके पारंपरिक गुण मिलान का विश्लेषण किया, ये देखने के लिए कि क्या कोई पैटर्न है। बिल्कुल, और नतीजे वो ज्योतिष की पारंपरिक धारणाओं पर एक बड़ा सवालिया निशान लगाते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए गण मिलान को लीजिए। माना जाता है कि देव और राक्षस गण का मेल बहुत खराब होता है ना? हाँ, यही सुना है। इस शोध में 26 ऐसे जोड़े थे जिनमें गण बिल्कुल नहीं मिल रहे थे, 0 अंक। तो उन 26 में से ज्यादातर की शादी अशांत होनी चाहिए थी इस हिसाब से। होनी तो यही चाहिए थी, लेकिन असल में उन 26 में से ठीक 13 जोड़ों की शादी अशांत थी और 13 की खुशहाल। 1 मिनट, क्या कहा आपने? 13 और 13? जी हाँ। आप मजाक तो नहीं कर रहे हैं? ये तो पूरी तरह से 50-50 है। ये तो एक सिक्का उछालने जैसा हुआ। मतलब गण मिलान का शादी के सफल या असफल होने से कोई लेना देना ही नहीं निकला। सांख्यिकी रूप से बिल्कुल कोई लेना देना नहीं निकला। अरे। और ये सिर्फ गण मिलान की कहानी नहीं है। भकूट दोष को ले लीजिए, जिससे लोग बहुत डरते हैं। हाँ, वो छठी, 8वीं या दूसरी 12वीं राशि वाला। हाँ, शोध में 50 जोड़ों में ये दोष था। उनमें से 27 की जिंदगी अशांत थी और 23 की खुशहाल। ये भी लगभग 50-50 का ही मामला है। बिल्कुल। ये तो अविश्वसनीय है। मतलब जिन चीजों पर ज्यादातर परिवार और ज्योतिषी सबसे ज्यादा जोर देते हैं, गण मिलान, भकूट दोष, उनका असल में शादी के चलने या ना चलने से कोई खास संबंध ही नहीं है। इस शोध के अनुसार तो नहीं है। ये तो पूरी इंडस्ट्री की नींव हिला देने वाली बात है। तो क्या उस शोध में कोई भी ऐसा पारंपरिक नियम मिला जो वाकई काम करता हो? एक चीज थी जिसमें कुछ संकेत मिले, हालांकि वो भी बहुत सीमित डेटा पर आधारित है। क्या? वो है सूक्ष्म नाड़ी दोष। सूक्ष्म नाड़ी दोष, ये क्या होता है? ये नाड़ी दोष का एक बहुत ही विशिष्ट और गहरा प्रकार है, जो सिर्फ नक्षत्र पर नहीं बल्कि नक्षत्र के चरण यानी पद पर आधारित होता है। अच्छा। शोध में सिर्फ 5 जोड़े ऐसे मिले जिनमें ये विशेष दोष था। सिर्फ 5? हाँ, और उन 5 में से 4 की शादीशुदा जिंदगी अशांत पाई गई। 5 में से 4? ये एक मजबूत संकेत है। लेकिन जैसा मैंने कहा, सैंपल साइज बहुत छोटा है, इससे कोई पक्का नियम नहीं बना सकते। सही बात है। लेकिन ये इस ओर इशारा करता है कि शायद पारंपरिक मिलान के कुछ बहुत ही सूक्ष्म पहलुओं में कोई सच्चाई हो सकती है, जिन पर और शोध की जरूरत है। बिल्कुल। लेकिन मोटे तौर पर 36 में से कितने गुण मिले, ये पैमाना इस शोध के अनुसार विश्वसनीय नहीं है। ठीक है। गुण मिलान के इस मिथक को तोड़ने के बाद मैं तो अब ज्योतिष के सबसे बड़े खलनायक के बारे में पूछने से भी डर रहा हूं। मंगल दोष। हाँ, इस पर तो लोगों की जिंदगियां अटकी होती हैं। किताब में मंगल दोष को समझने के लिए एक बहुत ही दिलचस्प सिद्धांत दिया गया है। अच्छा। संतुलन का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ बैलेंस। संतुलन का सिद्धांत, इसके अनुसार अगर एक कुंडली के किसी घर में कोई अशुभ ग्रह जैसे मंगल या शनि बैठा है, तो वो तनाव पैदा करता है। लेकिन अगर दूसरे व्यक्ति की कुंडली में भी उसी घर में कोई अशुभ ग्रह हो, तो दोनों एक दूसरे के प्रभाव को संतुलित कर देते हैं। ये तो लोहे को लोहा काटता वाली बात हो गई। या इसे ऐसे समझें कि अगर 2 पड़ोसी देशों में से सिर्फ एक के पास परमाणु हथियारों तो हमेशा युद्ध का खतरा रहता है। लेकिन अगर दोनों के पास हो तो एक अजीब सा संतुलन बन जाता है और शांति की संभावना बढ़ जाती है। बिल्कुल। ये सिद्धांत यही कहता है कि 2 दोषपूर्ण कुंडलियां मिलकर एक संतुलित और स्थिर रिश्ता बना सकती हैं। ये एक बहुत ही अनोखा विचार है, प्रचलित धारणा से बिल्कुल अलग। लेकिन क्या आंकड़े इसका समर्थन करते हैं? क्योंकि आम धारणा तो पत्थर की लकीर है, मांगलिक की शादी सिर्फ मांगलिक से ही होनी चाहिए। यहाँ भी आंकड़े आपको हैरान कर देंगे। बताइए। किताब में मंगल दोष वाले 115 जोड़ों के एक अध्ययन का जिक्र है। 115? हाँ। पहली बात, इन 115 में से 78 जोड़े खुशहाल जिंदगी जी रहे थे
और केवल 37 अशांत थे। मतलब लगभग 68% मांगलिक जोड़ों की शादी सफल थी। सही। तो मंगल दोष होना अपने आप में शादी टूटने की गारंटी नहीं है। ठीक है, ये अपने आप में एक व्यक्ति बात है, लेकिन उन 78 खुशहाल जोड़ों का क्या? क्या वे सब मांगलिक के जोड़े थे? यही इस अध्ययन का सबसे विस्फोटक हिस्सा है। अच्छा। उन 78 खुशहाल जोड़ों में से केवल 15 जोड़े ऐसे थे जहां एक मांगलिक ने दूसरे मांगलिक से शादी की थी। सिर्फ 15? हाँ, बाकी के 57 जोड़ों में एक मांगलिक ने नॉन मांगलिक से शादी की थी और वे एक खुशहाल जीवन जी रहे थे। रुकिए, ये ठीक से समझने दीजिए। जी, आप कह रहे हैं कि खुशहाल जोड़ों में मांगलिक नॉन मांगलिक की संख्या 57 और मांगलिक की 15। ये तो लगभग 4 गुना ज्यादा है। हाँ, ये तो उस हर बात के खिलाफ जाता है जो हमें दशकों से बताई जा रही है। बिल्कुल। इसका मतलब तो ये हुआ कि मंगल अकेला शादी तोड़ने वाला ग्रह नहीं है। किताब का यही मुख्य तर्क है। किसी एक ग्रह की एक स्थिति के आधार पर इतना बड़ा फैसला नहीं लेना चाहिए। पूरी कुंडली का समग्र विश्लेषण जरूरी है। हाँ, हो सकता है किसी की कुंडली में मंगल दोष हो, लेकिन बृहस्पति या शुक्र इतने मजबूत हों कि वे उस दोष के प्रभाव को काफी हद तक कम कर दें। अकेला मंगल विलेन नहीं है। नहीं है। या तो पूरी तरह से परिप्रेक्ष्य बदल देता है। हाँ। तो अगर पारंपरिक गुण मिलान विश्वसनीय नहीं है, हाँ। और मंगल दोष भी उतना सीधा नहीं है, हाँ। तो फिर उस 5 चरणीय ढांचे का कौन सा हिस्सा सबसे महत्वपूर्ण है? 5वां कदम, दशाएं। हाँ, और मेरे हिसाब से और इस किताब के अनुसार भी यही वो पहलू है जिसे सबसे ज्यादा नजरअंदाज किया जाता है। जबकि शायद यही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। शादी के बाद आने वाले ग्रहों के समय यानी दशाएं। तो इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए एक जोड़े के 36 में से 32 गुण मिल गए, मंगल दोष भी नहीं है, सब कुछ कागज पर बेहतरीन है। लेकिन अगर शादी के ठीक बाद पति और पत्नी दोनों की एक साथ 7.5 या किसी बहुत कठिन ग्रह की महादशा शुरू हो जाए, तो रिश्ता मुश्किल में पड़ सकता है। वाकई। बिल्कुल। आप कल्पना कीजिए, दोनों की स्वाभाविक अनुकूलता बहुत अच्छी है, लेकिन शादी के 2 साल बाद दोनों पर एक साथ शनि की कठिन दशा आ गई। एक की नौकरी चली गई, दूसरे के घर में स्वास्थ्य समस्याएं आ गईं। अब बाहरी परिस्थितियां और मानसिक तनाव इतना बढ़ जाएगा कि उनकी अच्छी खासी अनुकूलता भी जवाब दे सकती है। रिश्ते की नींव हिल जाएगी। हाँ, इसके विपरीत अगर 2 लोगों का मिलान औसत है, लेकिन शादी के बाद अगले 20 साल तक दोनों की बहुत अच्छी दशाएं चल रही हैं, तो वे मुश्किलों के बावजूद एक खुशहाल जिंदगी जी सकते हैं। सही पकड़ा। तो ज्योतिष का असली फायदा भविष्यवाणी करना नहीं, बल्कि तैयारी करना है। हाँ, यह चयन करने का उपकरण कम और योजना बनाने का उपकरण ज्यादा है। आपने बिल्कुल सही सार पकड़ा है। किताब के अनुसार ज्योतिष का असली उद्देश्य हाँ या नहीं कहना नहीं है। तो क्या है? इसका असली उद्देश्य भविष्य में आने वाले संभावित मुश्किल समय की पहचान करना है, ताकि जोड़ा उस समय को धैर्य, समझदारी और आपसी सहयोग से पार कर सके। अगर आपको पहले से पता हो कि आने वाले 2 साल आर्थिक रूप से तनावपूर्ण हो सकते हैं, तो आप छोटी छोटी बातों पर लगने के बजाय एक टीम की तरह उसका सामना करेंगे। बिल्कुल। तो इस पूरी गहरी छानबीन से हमने ये सीखा कि कुंडली मिलान किसी परीक्षा के नंबर या पास फेल के स्कोर जैसा नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक समग्र स्वास्थ्य जांच की तरह है। बहुत अच्छा कहा आपने। जिसमें दोनों व्यक्तियों की ताकत, कमजोरियां और सबसे जरूरी आने वाले समय के मौसम का पूर्वानुमान शामिल होता है। बिल्कुल। इसका सार यही है कि किसी भी एक नियम को, चाहे वो मंगल दोष हो, नाड़ी दोष हो या गण मिलान, उसे पत्थर की लकीर नहीं मानना चाहिए। शोध के आंकड़े तो यही दिखाते हैं। हाँ, हर कुंडली और हर रिश्ता अपने आप में अनूठा है और उसका विश्लेषण भी उसी तरह से किया जाना चाहिए। सही बात है। इस चर्चा के अंत में एक विचार मैं छोड़ना चाहूंगी। यह किताब ज्योतिष को तयशुदा परिणामों के बजाय संभावनाओं के एक नक्शे के रूप में प्रस्तुत करती है ना? हाँ। तो सवाल ये उठता है कि क्या अपने ज्योतिषीय रोड मैप को जानना आपको एक बेहतर ड्राइवर बनाता है, जो आपको मुश्किल मोड़ों पर सावधानी से चलने की इच्छा शक्ति और जागरूकता देता है, या ये आपको एक यात्री बना देता है जो बस भाग्य की गाड़ी में बैठकर बाहर के नज़ारे देखता रहता है? इसका जवाब ज्योतिष में नहीं, बल्कि हमारे अपने भीतर है।